अभी का टॉपिक जो है अपना वो है वायरस, वायरोइड, प्रायंस और लाइकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बेसिकली आर.एच. व्हिटेकर सिस्टम जो था ना उसमें वायरस का कोई प्लेस नहीं था, है ना। आर.एच. व्हिटेकर सिस्टम में ना कोई भी लाइकेन, वायरस, वायरोइड, प्रायंस इन सबको कहीं भी क्लासीफाई नहीं किया गया था। तो आर.एच. व्हिटेकर सिस्टम का ये एक ड्रॉबैक पॉइंट भी है, ठीक है। तो अभी ये जो लास्ट के कुछ टॉपिक्स है ना इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वायरस देखते हैं। वायरस क्या होता है? वायरस तो पता है ना, बहुत कॉमन, मतलब बहुत जैसे कॉमन फ्लू है, ये सब जो भी है वायरस करवाता है। तो वायरस क्या होता है? इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है वीनम। वीनम से आया, वीनम मतलब क्या? पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। तो अब देखो ये ना कनेक्टिंग लिंक है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में, क्योंकि वायरस जो होता है ना आउटसाइड द बॉडी नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, और जब बॉडी के अंदर होता है तो वो लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। यहाँ तक सबसे पहला जो वायरस है ना वो डिस्कवर किया गया था TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो इसमें क्या हुआ था ना कि सबसे फर्स्ट टाइम ये एक रशियन साइंटिस्ट है इवानोव्स्की 1892 में, इन्होंने ऐसा देखा था कि कुछ माइक्रोब्स हैं जो टोबैको में ना मोज़ेक डिजीज़ करवा रहे हैं। मोज़ेक डिजीज़, मोज़ेक मतलब क्या होता है? टोबैको का लीफ ही तो इंपॉर्टेंट होता है ना, उसमें कहीं येलो कहीं रेड ऐसे ऐसे करके मोज़ेक डिजीज़ करवा रहा है, ठीक है। फिर बाद में ना इवानोव्स्की ने ये देखा ये जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है ना ये बैक्टीरिया से छोटा है, क्योंकि फिल्टर पेपर से क्रॉस कर जा रहा है, क्योंकि फिल्टर पेपर से बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर पाता है, बट वायरस यहाँ पे क्रॉस कर जा रहा था। तो इससे उन्हें ये पता चला कि ये जो है ना जो भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ये बेसिकली क्या है, कहाँ से क्रॉस कर जाता है? फिल्टर पेपर से क्रॉस कर जाता है। इसका मतलब ये बैक्टीरिया से छोटा और बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ ना कि बाद में और ज़्यादा इस पर डिस्कवरी हुआ, फिर आगे पता कर उसमें देखो फीचर क्या क्या होता है इसमें। ये जो होता है ना सब माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक से छोटा मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग को इसे देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता, इवन ना बहुत अच्छे से भी देखने पे नहीं दिखता, ये ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे ही दिखता है। और ये नॉन सेलुलर है। नॉन सेलुलर का मतलब ये है कि ये लिविंग नहीं है, मतलब इसके अंदर सेल नहीं है, ठीक है। बट ये जब बॉडी के अंदर आता है ना तो जो होस्ट का सेल है उसको यूज करके ये लिविंग बन जाता है, ठीक है। ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, ऑब्लिगेट मतलब नेसेसरी। अगर ये सेल के अंदर नहीं होना, जैसे ये ह्यूमन सेल है, इसके अंदर जब ये वायरस आया तो ये लिविंग की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल लिविंग की तरह, मतलब प्रोटीन बनाएगा, अपना रेप्लिकेट करेगा, सब कुछ करेगा। बट जब ये बॉडी के बाहर होगा ना तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, जैसे एक पार्टिकल, जैसे डस्ट पार्टिकल पड़ा हो रहता है ना वैसे ही बिहेव करेगा। तो बॉडी के अंदर ये लिविंग की तरह और बॉडी के बाहर नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। इवन बॉडी के बाहर ना हम इसको क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, जैसे शुगर पार्टिकल को हम क्रिस्टलाइज करके शुगर क्रिस्टल बनाते हैं ना, वैसे वायरस को हम लोग क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं। और जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है तो ये लिविंग की तरह बिहेव करता है। समझ में आ गया यहाँ तक? एक बार जब ये बॉडी को इन्फेक्ट करता है, किसी भी सेल को इन्फेक्ट करता है, तो इसी सेल की मशीनरी को ये यूटिलाइज करने लगता है, इसी सेल की जो पूरा प्रोसेस है ना उसी को यूटिलाइज करने लगता है और एज ए लिविंग की तरह बिहेव करता है। यहाँ तक समझ में आ गया? और फाइनली होस्ट को किल कर देता है। इसके पास ना या तो DNA होगा, देखो जेनेटिक मटेरियल होना हर ऑर्गेनिज्म के पास जरूरी है, तो वायरस के पास या तो DNA होगा या RNA होगा, कभी भी दोनों नहीं होता साथ में, ठीक है। जैसे ह्यूमन सेल है उसमें क्या होता है? DNA RNA दोनों होता है, बट वायरस में या तो DNA होगा या RNA होगा, कभी भी दोनों नहीं होगा। उसके बाद इवानोव्स्की ने क्या डिस्कवर किया, इसको हिस्ट्री की तरह याद रखना, ऐसे स्टोरी की तरह, कि इवानोव्स्की ने क्या डिस्कवर किया कि कोई भी बैक्टीरिया से छोटा कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो टोबैको मोज़ेक करवाता है डिजीज़, ठीक है। बट बाद में ना M.W. वेजरिंग 1892 में, वो कहता है 1892 था और ये 1898 है, इन्होंने डोमेस्टिकेट किया कि वो जो एक्सट्रैक्ट निकल रहा है ना जिससे वो डिजीज़ हो रहा है, वो ना उस एक्सट्रैक्ट को अगर हम दूसरे प्लांट को देते हैं उसमें भी डिजीज़ हो जाता है। मतलब ये इन्फेक्शियस है, जो एक्सट्रैक्ट निकल रहा है ना वो इन्फेक्शियस है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है ना उसके अंदर वो इन्फेक्शियस है। तो इसी को बोला गया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम मतलब क्या होता है? कॉन्टेजियस मतलब क्या? एक से दूसरे में फैलने वाला। वाइवम मतलब क्या? लिविंग। फ्लूइडम मतलब क्या? फ्लूइड, ठीक है, इन्फेक्टिव लिविंग फ्लूइड। समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद ना W.M. स्टैनले ने ना 1935 में डिस्कवर किया कि ये जो पार्टिकल है ना, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ना जो बेसिकली ये करवा रहा है टोबैको मोज़ेक डिजीज़, उसको हम लोग क्रिस्टलाइन भी कर सकते हैं। जबकि कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कोई लिविंग सेल है, सेल को हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, बट वायरस को हम लोग एज ए क्रिस्टलाइन भी कर सकते हैं। और मेनली जिसका क्रिस्टल बना होता है ना वो मेनली लार्जली बना होता है प्रोटीन से, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा प्रोटीन से क्यों बना होता है लार्जली। समझ में आ गया यहाँ तक? ये ना इनर्ट होता है,
होस्ट के बाहर, और वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि इसको चाहिए ही लिविंग, मतलब बिना ये पैरासाइट हुए किसी और सेल पे रहे ये लिविंग की तरह बिहेव कर ही नहीं सकता, इसलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अगर हम वायरस के मॉर्फोलॉजी को देखें ना, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर। अगर मॉर्फोलॉजी की बात देखें ना तो पहले हम शेप के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो 2-3 शेप बहुत इसमें से इंपॉर्टेंट है। एक सबसे पहला स्पेस शिप, जो एडिनो वायरस होता है ना, जिससे नॉर्मल कॉमन कोल्ड होता है, तो वो इस तरह का होता है, स्पेस शिप जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। उसके अलावा रॉड शेप होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है ना, वो ऐसे 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 रॉड शेप होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो बैक्टीरियोफेज होता है ना, बैक्टीरियो इसको फाज भी बोलते हैं। बैक्टीरियोफाज क्या करता है, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है टेडपोल लाइक होता है, ठीक है। उसके अलावा बुलेट शेप का होता है रैबीज़। रैबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, रैबीज़ डिजीज़ में ना 100% फैटल डिजीज़ है। अगर रैबीज़ हो गया तो आदमी का डेथ होना बहुत मतलब हो ही जाता है। उसी तरह बुलेट भी 100% फैटल है, तो इसीलिए बुलेट, रैबीज़, टेडपोल, बैक्टीरियोफेज, रॉड शेप TMV, स्पेस शिप, एडिनो। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद जो भी और अदर है ना, वो स्फेरिकल होता है। शेप इंपॉर्टेंट है, याद हो गया। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। जो वायरस होता है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या होना चाहिए, पहले न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए, ठीक है। वायरस के पास या तो RNA होता है या DNA होता है, दोनों कभी नहीं होता, ठीक है। अब ये RNA भी ना डबल स्टैंडर्ड हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है। सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक ही स्टैंड है RNA का, और डबल स्टैंडर्ड का मतलब होता है 2 स्टैंड इसके साथ आ गया। जैसे DNA का हम लोग जो स्ट्रक्चर देखते हैं, ऐसे करके स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं ना, इसमें 2 स्टैंड है, एक ये स्टैंड है, एक ये स्टैंड है, तो ये डबल स्टैंडर्ड DNA है। इवन सिंगल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है। तो अगर RNA है तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA कुछ भी हो सकता है। DNA है तो सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड दोनों हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो वायरस कितने टाइप के इसके जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, या तो ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, या ये होगा। 4 टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो सकता है इसमें, ठीक है, ठीक है। इसमें ना इन जनरल ट्रेंड क्या होता है कि जितने भी प्लांट वायरस है जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं ना, यूजुअली वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो होता है ना, वो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, ये एक्सेप्शन है, और जहाँ एक्सेप्शन होता है वहाँ से MCQ बनता है, ठीक है। जितने भी एनिमल वायरस होते हैं ना, यूजुअली वो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। एनिमल वायरस डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, एक्सेप्ट इसके भी कुछ कुछ एक्सेप्शन है। किसी किसी के पास ना डबल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकता है, किसी किसी के पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकता है। यूजुअली एनिमल में डबल स्टैंडर्ड और प्लांट में सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है ना, ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुम्हें पता करना है कौन सा प्लांट डिजीज सिंगल स्टैंडर्ड से होता है, कौन सा डबल स्टैंडर्ड से होता है, कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड DNA से, कौन डबल स्टैंडर्ड DNA से। सिमिलरली एनिमल के लिए भी पता करना है, ठीक है। ये कर लेना एक्सरसाइज, कहीं कहीं से सर्च कर लेना, नेट से सर्च कर लेना, ठीक है। अब देखो न्यूक्लिक एसिड के बाद ना वायरस के पास और क्या होता है, वायरस के पास होता है प्रोटीन कोट। न्यूक्लिक एसिड को कोई प्रोटेक्ट करके भी तो रखना चाहिए ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है प्रोटीन कोट, जिसको कैप्सिड बोला जाता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लिक एसिड हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड DNA मैंने दिखा रखा है, इसके चारों बगल ना प्रोटीन कोट होगा जो क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। और ये जो प्रोटीन कोट है ना, इसको कैप्सिड बोला जाता है, ठीक है। इस कैप्सिड का जो एक एक यूनिट होता है, एक एक यूनिट जो है ना इस कैप्सिड का, उसको कैप्सोमर बोलते हैं, एक एक यूनिट को कैप्सोमर, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है ना कैप्सिड है, और इसका एक एक सिंगल जो ब्रिक है ना, उसको हम लोग कैप्सोमर बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। इनको प्रोटीन कोट को प्लस न्यूक्लिक एसिड को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लो और प्रोटीन कोट के लिए कैप्सिड, न्यूक्लियोकैप्सिड। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखो ध्यान से, इनके ये जो न्यूक्लिक एसिड था उसके बाहर प्रोटीन कोटिंग था, इसके बाहर भी कुछ वायरस में ना लेयर होता है, कुछ वायरस में इसके बाहर भी लेयर होता है, उसको इन्वेलप बोलते हैं। अगर वो इन्वेलप, इसके बाहर अगर इन्वेलप हो तो इन्वेलप्ड वायरस, और अगर नहीं हो तो नॉन इन्वेलप्ड वायरस। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं सबसे फेमस TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस भी था। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखो क्या होता है, किसी वायरस में पहले न्यूक्लिक एसिड होता है। देखो यहाँ पे ये न्यूक्लिक एसिड दिख रहा है अपने को। इसका न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, क्योंकि प्लांट वायरस है तो यूजुअली क्या होना चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होना चाहिए, और इसका सिंगल स्टैंडर्ड RNA ही होता है। इसके ऊपर होता है प्रोटीन कोटिंग। तो ये जो प्रोटीन कोटिंग है ना, इसको बोलते हैं कैप्सिड, और हर एक यूनिट जो कैप्सिड का होगा ना, वो कैप्सोमर होगा। और जो TMV होता है उसमें 2130 कैप्सोमर होता है टू मेकिंग कैप्सिड। समझ में आ गया। इसके ऊपर कोई इन्वेलप नहीं होता, इसलिए नॉन इन्वेलप्ड वायरस है, ठीक है। अगर हम इसके सिमिट्री को देखें तो ये हेलिकल सिमिट्री है, ठीक है। शेप कैसा है इसका, रॉड शेप का है।
ऐसे रॉड जैसा है, ये रॉड शेप है, हेलिकल सिमेट्री है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, कैप्सिड है और 2130 कैप्सोमर से कैप्सिड बनता है इसका। ठीक है, अगला जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है ना वो बैक्टीरियोफाज का। बैक्टीरियो मतलब क्या होता है, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया और फाज मतलब ईटर। ये बैक्टीरिया ईटर होता है, मतलब बैक्टीरिया को किल करता है ये वायरस। देखो ध्यान से, ये क्या करता है, जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर ये वायरस ऐसे एडर हो जाता है और अपना जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के अंदर देता है और यहाँ पे रेप्लिकेट करता है। जब ये रेप्लिकेट करता है ना तो फाइनली जब रेप्लिकेशन का पूरा हो जाता है ना तो बैक्टीरिया को रप्चर कर देता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज वायरस। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तुमने कभी सुना है कि जैसे गंगा का जो वाटर है, ठीक है, उसमें कभी भी खराब नहीं होता। क्यों नहीं खराब होता? क्योंकि उसमें ना बैक्टीरियोफेज बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो बैक्टीरिया जब नहीं रहेगा तो पानी खराब कैसे होगा? ठीक है, अब देखो अगर इसके हम शेप की बात करें तो शेप कैसा लग रहा है अपने को, टेडपोल जैसा शेप लग रहा है। तो हमने इसमें देखा था ना पहले कि जो बैक्टीरियोफेज है उसका शेप कैसा होता है, टेडपोल लाइक होता है। देखो कोई भी वायरस हो उसमें क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना वो डीएनए होता है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड के बाहर क्या होता है, प्रोटीन कवरिंग होता है। तो ये प्रोटीन कवरिंग पूरा है, ठीक है, उसको कैप्सिड बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका जो प्रोटीन कवरिंग होता है ना उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हेड, ये हेड वाला पार्ट है, ये ना कॉलर वाला पार्ट है, ये सीथ वाला पार्ट है, सीथ ऐसे करके यहाँ पे ऐसे है, और नीचे ना यहाँ पे ये ऐसे करके यहाँ पे एक प्लेट जैसा रहता है जिसमें छोटे छोटे पिन जैसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, इसको टेल पिन बोलते हैं। और ये ना टेल फाइबर है, ये क्या करता है ना, इसको लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता, ये ना इसको एडर करने में हेल्प करता है, चिपकने में हेल्प करता है। ऐसा लग रहा है ना हॉलीवुड मूवी जैसे रहता है कि ये आगे मूव करेगा, ऐसा नहीं होता। ये ना इसको चिपकाने में हेल्प करता है, बैक्टीरिया की सरफेस पे चिपकाने में हेल्प करता है। तो हेड, कॉलर, सीथ, टेल, फाइबर, ठीक है यहाँ तक। तो ये एडर करने में हेल्प करता है। क्लियर? बैक्टीरियोफेज क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं जो बैक्टीरियोफेज होता है ना उसका देखते हैं। क्यूबी बैक्टीरियोफेज होता है, ये 12th क्लास में दिया हुआ है, उसमें एसएस आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और ये 174 बैक्टीरियोफेज है, ये पहला बैक्टीरियोफेज है जिसमें कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ढूंढा गया था। ठीक है, फर्स्ट वायरस है जिसमें कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ढूंढा गया था। तो उसमें क्यूबी में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और 174 में क्या होता है, एसएस डीएनए होता है। और एक लैम्डा फेज होता है, उसमें डीएस डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। प्लीज़ इनको याद रखना क्योंकि 12th में एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, उसमें मैं पूछूंगा ये। ठीक है, तो अगर मैं ये पूछूँ फर्स्ट वायरस टू हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो कौन सा था बताओ, 5174। ठीक है, अभी तक वायरस अपना कंप्लीट हो गया। वायरस में बहुत सारे ह्यूमन डिजीज भी करवाता है, वायरस बहुत सीरियस भी होता है, जैसे कुछ जैसे HIV है ना, HIV बहुत सीरियस डिजीज है। अब आगे देखते हैं वायरस के आगे वायरोइड को देखते हैं। वायरोइड क्या होता है ना, T.O. डायनर ने 1971 में ढूंढा था, बहुत रिसेंट की डिस्कवरी है वायरोइड। वायरस प्लस ओइड, OID जहाँ भी लगा हुआ ना इसका मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, तो ये ना स्मॉलर देन द वायरस होता है, वायरस से छोटा होता है। ध्यान से सुनना, ये वायरस से छोटा होता है। इसके पास ना वायरोइड के पास सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, मतलब बस न्यूक्लिक एसिड होता है, और वो भी कौन सा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसके प्रोटीन कोटिंग कभी नहीं होता, इसके प्रोटीन कोटिंग नहीं होता, इसलिए ये वायरस नहीं है, फॉल्स वायरस है। ठीक है, क्योंकि वायरस के पास क्या होना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहला न्यूक्लिक एसिड होना बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लिक एसिड इसके पास भी है, बट इसके पास न्यूक्लिक एसिड वन ही वैरायटी का है, कौन सा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। और वायरस के पास दूसरा पार्ट क्या होना जरूरी है, उसके चारों ओर प्रोटीन कैप्सूल है ना, प्रोटीन कवर इसमें नहीं होता, इसके पास प्रोटीन कोट नहीं होता। ठीक है, वायरोइड के कारण ना पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ये NCERT है, इसमें से मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया। ठीक है, तो वायरोइड क्या है, ये वायरस है विदाउट प्रोटीन कोटिंग है, और इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इसकी वजह से होता है। अगला प्रायोन है। प्रायोन ना ये बहुत ही, मतलब प्रायोन पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है कि क्या है, क्योंकि प्रायोन बेसिकली क्या है ना, इन्फेक्टिव प्रोटीन है। ध्यान से सुनना, इन्फेक्टिव प्रोटीन है मतलब वायरस जैसा ही है बट न्यूक्लिक एसिड नहीं है उसके पास, वायरस जैसा है बट न्यूक्लिक एसिड नहीं है उसके पास। क्या है ये, बेसिकली इन्फेक्टिव प्रोटीन है। ठीक है, ये ना क्या होता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन है। इसका ना एक नॉर्मल प्रोटीन होता है PRC जो है ना, ये नॉर्मल प्रोटीन है, बट अगर इसका मिसफोल्डिंग हो गया, मिसफोल्डिंग मैं बताऊंगा बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में। मिसफोल्डिंग का मतलब ये है कि नॉर्मली प्रोटीन ऐसे है और ये फोल्ड होकर ऐसे बना रहा है, बट अगर मान लो फोल्ड होकर ऐसे बना लिया तो ये मिसफोल्ड हो गया। तो ये जो मिसफोल्डिंग वाला प्रोटीन है ना, PRSC उसको बोलते हैं।
और ये जो मिसफोल्डिंग वाला प्रोटीन होता है ना, ये बिल्कुल रेजिस्टेंट होता है, इसको कितना भी हीट कर दो फिर भी ये डैमेज नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है और ये इन्फेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि एक जो मिसफोल्डिंग हुआ है ना, ये दूसरे प्रोटीन का मिसफोल्डिंग को एक्टिवेट कर देता है। जैसे एंजाइम एक्टिवेट करता है ना, वैसे ही एक बार ये नॉर्मल प्रोटीन मिसफोल्डिंग हुआ तो ये क्या करता है ना, इन्फेक्टिव तो है ही, इन्फेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है ना, डिग्रेड नहीं होता, रेजिस्टेंट नहीं होता, और साथ में ये दूसरे नॉर्मल प्रोटीन का भी क्या करवाता है, नॉर्मल प्रोटीन का भी मिसफोल्डिंग करवाता है। इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन्फेक्टिव सिंस मिसफोल्ड नॉर्मल प्रोटीन। जो नॉर्मल प्रोटीन है ना उसको मिसफोल्ड करवा देता है। अभी तक क्या क्या समझ में आया है इसमें, एक बार ध्यान से सुनना। नॉर्मल प्रोटीन है, उसका मिसफोल्डिंग हो गया, और ये जो मिसफोल्डिंग हो गया ना, ये बहुत रेजिस्टेंट हो जाता है, बिल्कुल डैमेज नहीं होता। और ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है ना, और जितने भी नॉर्मल प्रोटीन है ना, उसको कैटलाइज करता है टू बिकम मिसफोल्डिंग, तो इसलिए इन्फेक्टिव भी है। ठीक है, प्रायोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ना कुछ हिस्टोरी में सुनाता हूँ। एक बार ना क्या होता है, अमेरिका में ऐसा देखा गया कि जो सीप है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में यूज होता है सीप, है ना, तो सीप में देखा गया कि सीप ना क्या कर रहा है कि अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा खुजला रहा है। ठीक है, तो उसमें ना खुजलाने के बाद वो कुछ दिन के बाद मर जा रहा है, तो उसको स्केबीज डिजीज ऑफ सीप बोला जाता है। उसके बाद फिर लंदन में देखा गया कि कुछ ऐसे जो मतलब बेसिकली जो बोवाइन है, बोवाइन के अंदर कैटल्स आता है, कॉव, बफेलो, ये सब आता है, उसका ना डेथ बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो उसके बाद फिर बाद में देखा गया ना, उसका जो ब्रेन है ना, ब्रेन बिल्कुल मतलब ब्रेन के अंदर क्या होता है, नॉर्मली ब्रेन होता है, बट इस केस में क्या हुआ ना कि ब्रेन जब खोला गया ना, तो देखा गया कि बिल्कुल उसमें स्पॉन्ज जैसे फॉर्म लाइक भरा हुआ था। इसलिए बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म डिजीज भी प्रायोन से होता है। उसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग है CJD, क्रूडजफेल्ड जैकब डिजीज़। इसको ना कुरू डिजीज भी बोलते हैं, इसको कुरू डिजीज भी बोलते हैं, इसको स्पॉन्जी फॉर्म डिजीज भी बोलते हैं। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे इस बोवाइन के केस में था ना, उसी तरह अगर ह्यूमन का ब्रेन अगर पूरा इम्पिटी मतलब ह्यूमन का ब्रेन को ये क्या करता है, प्रायोन खा लेता है और उसमें क्या करता है, स्पॉन्जी मतलब फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर से भर देता है, तो इसको ब्रेन बिकम स्पॉन्जी, तो इसको क्रूज जैकब डिजीज या स्पॉन्जी फॉर्म डिजीज बोलते हैं। उसके अलावा कुरू डिजीज क्यों बोलते हैं, कुरू डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुरू एक कम्युनिटी है, वहाँ पे कैनावेनिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन है। कैनावेनिज्म क्या होता है ना, अपने जो रिलेटिव हैं, जैसे हम लोग हिंदू में क्या होता है कि जब कोई मरता है तो उसका हम दाह संस्कार करते हैं, मुस्लिम में क्या होता है, कब्र में डालते हैं। बट इसमें ये कुरू डिजीज जो ट्राइब है ना, उसमें क्या होता था कुरू ट्राइब में कि वो लोग ना अपने रिलेटिव का ब्रेन खा लेते थे। ऐसा माना जाता था कि उनकी जो मेमोरीज है ना वो हमारे अंदर चली जाएगी, क्योंकि ये इन्फेक्टिव है। और ब्रेन के अंदर क्या है, ब्रेन के अंदर क्या हुआ, स्पॉन्जी फॉर्म डिजीज था, स्पॉन्जी फॉर्म डिजीज था। तो ये जो प्रायोन प्रोटीन है अब कहाँ चला गया, जो खाया है उस ब्रेन को उसके अंदर चला गया। ठीक है, तो उसमें भी डिजीज हो गया वो। और जब ये डिजीज होता है ना, डिजीज के लास्ट स्टेज में वो आदमी ना अपने आप पे कंट्रोल खो देता है, बस हंसता रहता है, इसलिए उसको लाफिंग डेथ या कुरू डिजीज बोलते हैं। ठीक है, कुरू डिजीज ड्यू टू कैनावेनिज्म। कैनावेनिज्म क्या होता है, बताओ कैनावेनिज्म क्या होता है, अपने रिलेटिव्स को खाना। ठीक है, उसको कैनावेनिज्म बोलते हैं। तो स्पॉन्जी फॉर्म डिजीज, ब्रेन को ये स्पॉन्जी कर देता है। तो अगर ये एनिमल में कर रहा है तो बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म डिजीज, अगर ये ह्यूमन में कर रहा है तो क्रूड जैकब डिजीज, उसके अलावा स्केपीज डिजीज ऑफ सीप। इसीलिए यहाँ पे SC लिखा है, क्योंकि स्केबीज में ही सब स्केपीज डिजीज जो सीप का है ना उसी में डिस्कवर किया गया, तो इसलिए SC, यहाँ से SC आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं लाइकन। लाइकन क्या होता है ना, कभी कभी तुमने देखा होगा कि बहुत सारे जो पुराने प्लांट है ना उसके ऊपर कुछ ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, वो लाइकन है बेसिकली। लाइकन से ना लिटमस पेपर आता है, लिटमस पेपर पता है ना, जिससे हम लोग pH मेजर करते हैं। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। सिम्बायोसिस का मतलब ये होता है कि तुम मुझे कुछ दो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, मतलब दोनों का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो उसमें ना एल्गी और फंगस दोनों कंपोनेंट होते हैं। फंगस क्या करता है ना, फंगस वाले पार्ट को माइकोबायोन्ट बोलते हैं, क्योंकि फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी। तो ये फाइकोबायोन्ट या फोटोबायोन्ट। ठीक है, ये फोटोबायोन्ट या फाइकोबायोन्ट, और ये जो फंगस वाला पार्ट है ना माइकोबायोन्ट। जो मेजर पार्ट होता है ना थैलस का, मतलब थैलस इन द सेंस की जो लाइकन है ना उसका जो मेजर पार्ट होता है वो फंगस से बना होता है। फंगस क्या करता है ना, एब्जॉर्ब करता है मिनरल, वाटर, इन सब को एब्जॉर्ब करता है और ये एल्गी को देता है। फंगस एब्जॉर्ब करता है फूड मटेरियल को और ये एल्गी को देता है फॉर फोटोसिंथेसिस। और एल्गी क्या करता है, सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड बनता है ना वो फिर ये फंगस को देता है। तो एल्गी फंगस को क्या दे रहा है, अल्टीमेटली फूड दे रहा है, और फंगस एल्गी को क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, प्लस क्या दे रहा है, एब्जॉर्ब करके मिनरल एंड वाटर दे रहा है। ठीक है, ये जो एल्गी होता है ना इसमें
इसमें 80% ग्रीन एल्गी होता है और 20% ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? दोनों प्रॉफिट में, ठीक है, एल्गी और फंगी, माइक्रोबायोंट एंड फाइकोबायोंट या फोटोबायोंट के बीच में। क्लियर यहाँ तक ना? फंगी एब्जॉर्ब करके देता है और ये फूड बना के फंगी को देता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन है। अभी इस चैप्टर में ना एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाहर के क्वेश्चन नहीं आते। प्लीज़ स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है। एनसीईआरटी और नोट्स के अलावा और कुछ मत करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अभी देखते हैं सारे स्टेटमेंट को। वायरवाइड लेक प्रोटीन कोट, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। वायरवाइड के पास प्रोटीन कोट लैक होता है और प्रायोन के पास न्यूक्लिक एसिड लैक होता है, ये सही है। प्रायोन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड मिसफोल्डेड प्रोटीन, ये भी बिल्कुल सही है। वायरस और ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी बिल्कुल सही है। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोट, नो, प्रोटीन कोट नहीं होता, क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है ना वो होता है इन्फेक्टिव। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये 2019 का क्वेश्चन है, कितना ईजी क्वेश्चन है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वायरवाइड डिफर फ्रॉम वायरस इन, वायरवाइड के पास क्या नहीं होता? प्रोटीन कोट नहीं होता। और इसमें क्या होता है? वायरवाइड के पास क्या होता है? एसएसआरएनए होता है। एसएसआरएनए होता है विद स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, है ना, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या इसका आंसर डीएनए वाला तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और उसके अलावा ये भी नहीं होगा डीएनए। आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, नो, वायरवाइड के पास ना प्रोटीन कोट नहीं होता, तो प्रोटीन कोट नहीं होगा। आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, तो ये आंसर सही लग रहा है ना। ये समझ में आ गया? बहुत इजी था क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये 2017 का क्वेश्चन। अब हम लोग 16 का देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द वायरवाइड? जो छोटे टॉपिक उससे ज़्यादा क्वेश्चन, ऐसा होता है नीट में, ठीक है। तो जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरवाइड? दे आर स्मॉलर देन द वायरस, ये तो बिल्कुल सही है कि स्मॉलर देन द वायरस होता है। दे कॉज इन्फेक्शन, वायरवाइड की वजह से क्या होता था? कौन सा डिजीज होता था? बता जल्दी से, रिवाइज करो, गलत बात है ये। तो कॉजेटिव इन्फेक्शन, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर होता था, ठीक है। दिस देर आर एनी जो हाई मॉलिक्यूलर वेट, नो, लो मॉलिक्यूलर वेट होता था, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। दे लैक प्रोटीन कोट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा आंसर, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? द वायरवाइड वॉज डिस्कवर बाय डीजे, वायरवाइड वॉज डिस्कवर बाय द डीजे, नो, किसने डिस्कवर किया था वायरवाइड को? इवानोव इसके ने क्या डिस्कवर किया था? डिस्कवर ये किया था कि वायरस कुछ पार्टिकल होते हैं जो फिल्टर पेपर से क्रॉस कर जाता है, टोबैको मोज़ेक वायरस करवाता है, तो टी.ओ. डायनर ने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला टी.ओ. डायनर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट ही गलत है, तो यहाँ पे टी.ओ. डायनर हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। M.W. स्टैनले सॉ द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ईयर क्या था? 1935 था। दे टर्म कॉन्टेजियम वायरम MV, ये भी सही है बिल्कुल। और मोज़ेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन आर बीइंग कॉज्ड बाय वायरस, बिल्कुल सही। टोबैको मोज़ेक वायरस और HIV वायरस से एड्स होता है, ठीक है। ये क्लियर है ना, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोज क्वाइल्ड RNA स्टैंड एंड कैप्सोमर? कौन सा था? टोबैको मोज़ेक वायरस था ना, ऐसे था RNA उसका, और इसके चारों बिल ऐसे कैप्सीड था, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन है, टोबैको मोज़ेक वायरस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, टी.ओ. डायनर डिस्कवर। टी.ओ. डायनर ने क्या डिस्कवर किया था? अभी जस्ट मैंने बताया था ना, क्या डिस्कवर किया था? वायरवाइड किया था। वायरवाइड क्या था? SSRNA था, SSRNA था विद लो मॉलिक्यूलर वेट। तो बैक्टीरियोफेज तो नहीं होगा। इन्फेक्टिव प्रोटीन प्रायोन, ये प्रायोन के बारे में डिस्कस कर रहा है। प्रायोन तो डिस्कवर इसने नहीं किया था। फ्री इन्फेक्टिव DNA, नो, DNA नहीं था, वो RNA, फ्री इन्फेक्टिव RNA, इसका नाम क्या रखा गया था? वायरवाइड। क्लियर है यहाँ तक? देखो ये बहुत इजी टॉपिक है। एनसीईआरटी रिवाइज करना, उसके अलावा नोट्स रिवाइज करना, इसके अलावा और कुछ भी रिवाइज नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन तुम कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, मिलते हैं अगले टॉपिक पे।